नमस्कार। 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। कल एक बैठक लेते हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और ये बैठक होती है बड़े अधिकारियों के साथ। वहां पर चेयरमैन भी होते हैं बिजली विभाग के और साथ ही तमाम बड़े अधिकारी जो एक्सीएन लेवल के हैं, जो तमाम बड़े अधिकारी थे, वो सभी वहां उस मीटिंग में मौजूद होते हैं। 10 मिनट तक मंत्री जी सुनते हैं उन अधिकारियों की बातें और उसके बाद क्या कुछ कहते हैं पहले आप सुन लीजिए। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है, फील्ड में क्या होता है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा और जैसा कि आपने पहली लाइन जो सुनी आपने उसमें साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे थे कि AC कमरों में बैठ करके जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उससे मतलब नहीं है, फील्ड पर उतरना पड़ता है। मैं फील्ड पर जाता हूं और वहां पर जनता की जो बातें हैं वो सुनता हूं। बहुत सारी उन्होंने बातें की। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात की, लगता है उन्होंने कहा कि लगता है आपने मुझे बदनाम करने की किसी से सुपारी ले रखी है। आप लोग पूरे गांव की लाइट काट देते हैं, फीडर की लाइट काट देते हैं। अगर वहां पर जो लोग बिल जमा करते हैं उसमें उनकी क्या गलती है? अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उनको ना बदलना कहाँ का न्याय है? और उन्होंने तमाम ऐसी बातें की जिससे जो वहां पे तमाम जो अधिकारी वहां पर बैठे थे, चेयरमैन भी थे, उनके भी होश फाख्ता हो जाते कि आखिरकार मंत्री जी को हुआ क्या है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुरादाबाद में मंत्री जी गए थे और हाथों में उनके हाथ में कैंची थी और वो बस फीता काटने वाले, तब तक अचानक से बत्ती गुल हो जाती है। 10 मिनट तक बत्ती नहीं आती है, लाइट नहीं आती है, जिसके बाद मंत्री जी का पारा हाई हो जाता है और वो MD को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते हैं, जिसमें 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है। उसमें चीफ इंजीनियर से लेकर अधिशासी अभियंता तक के जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है इसी को लेकर के जो विद्युत कर्मचारी संघ है वो 22 जुलाई को मंत्री जी के आवास पर घेराव करता है। करीब 1.5 घंटे तक मंत्री जी अंदर रहते हैं और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, पुलिस उनको सुरक्षा घेरे में लेकर के निकलती है तो हाथ जोड़ लेते हैं। तो तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं और जिसको लेकर के मंत्री AK शर्मा का पारा चढ़ा हुआ है और यही कारण है कि वो अधिकारियों को न सिर्फ फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने से हिचक नहीं रहे या निर्देशित करने से नहीं हिचक रहे जो ठीक से काम नहीं कर रहे। लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो साफ तौर पर दर्शाती है, दिखाती है कि किस तरीके से बिजली व्यवस्था कहीं ना कहीं ध्वस्त है, क्योंकि मंत्री इस तरीके से फटकार लगाते हुए अधिकारी को नजर आ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि वो ग्राउंड में जा रहे हैं, फील्ड पर उतर रहे हैं, विधायक तक उनको सुना रहे हैं। तमाम ऐसी बातें वो कह रहे थे और कह रहे थे कि ये कोई बनिया की दुकान नहीं है, ये जनता का सेवा करने का अवसर है, यहाँ पर जन सेवा का ये पूरी चीज है। आपने कोई बनिया की दुकान नहीं खोल रखी। तो बहुत बड़ी बात कही आज बिजली मंत्री ने कल जब ये मीटिंग ले रहे थे। देखने वाली बात होगी कि मंत्री जी की इस फटकार के बाद अधिकारी जागते हैं या फिर इसी तरीके की कार्यशैली उनकी लगातार चलती रहती है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके हमारे साथी आज की जो बड़ी खबर उनके शहरों की बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज? देखिए खंड, हमारे पास अक्सर एक तस्वीर होती है और वो तस्वीर के साथ ही मैं आपको कहूंगा कि एक बार अगर है तो एक तस्वीर देखिए। वो तस्वीर बयां करेगी कि एग्जैक्टली है क्या जो बहुत बुरा। कहाँ से आई हैं? लालगंज से। कहाँ पे थी यहाँ पे? महिला अस्पताल में। क्या हो गया यहाँ पे? क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ इस पे? लिफ्ट में कुछ हो गया क्या? बंद हो गया, खुल नहीं रहा है। कितनी देर से फंसी है आप? 1 घंटे से। ज़्यादा दिक्कत आ रही है? हाँ। सुन लिया आपने भी और हमारे दर्शकों ने भी। ये राणा बेनी माधव महिला जिला अस्पताल है और अखंड सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासन
कुछ घटनाएं हो जाती है तभी जागता है। ये लगाने के लिए तो वहां पे 2 से 3 लिफ्ट है, एक स्टाफ की और एक जनरल लोग जब जाते हैं तो कि 3 से 4 मंजिल का ये महिला जिला अस्पताल है। और महिला जिला अस्पताल में रायबरेली के कोने कोने से लोग आते हैं, खासकर जब डिलीवरी का वक्त होता है। लेकिन क्या ये समुचित व्यवस्थाएं लोगों को मिल रही है? सबसे बड़ा सवाल है क्यों? क्योंकि अगर आप आपके पास प्रॉब्लमें हैं तभी आप जिला अस्पताल जाएंगे, पैसा है तो प्राइवेट में जाएंगे। दूसरी चीज, वहां पे जो सुविधाएं मुहैया सरकार करा रही है, नो डाउट मैं फिर कहूंगा जिला अस्पताल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं डिलीवरी को लेकर के और भी साफ सफाई को लेकर के। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो शायद आप देखें और देखने के बाद आपको लग रहा है कि अगर ऑपरेट हुआ है तो 5 से 7 टाके लगते हैं, और तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल से पेशेंट का नीचे आना, स्ट्रेचर पे आना, या कहीं लिफ्ट में जिस तरीके से घटना हुई है। कल को एक ऐसी चीज होती जो कि आपने देखा कि गांव की महिला थी, और गांव की महिलाओं के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि पैनिक बड़ी जल्दी हो जाती है, और 1 घंटे लिफ्ट के अंदर बंद रही अखंड 10 मिनट लिफ्ट के अंदर बंद होने का मतलब सफोकेशन हो जाना, और 1 घंटे में एक बड़ी वारदात हो सकती थी जिला अस्पताल महिला में। और जो दूसरी महिला खड़ी थी उसके डिलीवरी हुई थी, और ये जिम्मेदार मौन है। इंद्रवीर, सवाल ये है कि जिला अस्पताल में अगर कोई पीड़िती कहेंगे, क्योंकि अगर 1 घंटे तक एक लिफ्ट में फंसे हुए थे, तीमारदार जाते हैं वहां पर, मरीज जाते हैं, 1 घंटे तक दो फंसते, क्योंकि वहां पर सारे पेशेंट भी हैं, साथ में तीमारदार भी हैं अलग अलग, 1 घंटे तक लिफ्ट में होते तो जिला अस्पताल के जो कर्मचारी वो कहाँ गायब रहते हैं? क्या उनको नहीं पता चल रहा है कि लिफ्ट कहीं खराब है, फंसी हुई है, किसी वजह से खराब हो सकती है, टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, बिजली की वजह से लिफ्ट हो सकती है, तो कर्मचारी कहाँ पर है? कुछ ऐसी ही तस्वीरें आती हैं जो कई तरीके के सवाल खड़े करती हैं। कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से, जो जिला अस्पताल के कर्मचारी, उनकी लापरवाही की वजह से ये स्थितियां पैदा होती है, सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। कम से कम इनके ऊपर कार्रवाई हुई है इंद्रवीर की, या फिर खाना पूर्ति तरीके की चीजें हो गई हैं वहां पर? देखिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो जिम्मेदार है वो कहते नजर आते हैं कि लिफ्ट खराब हो गई और कुछ समय लगा, उनके हिसाब से कुछ समय लगा, लेकिन 1 घंटे वो समीरदार और मरीज दोनों, जो कि जिसको डिलीवरी हुई थी और ऑपरेट हुआ था, इसमें फंसे रहे। और कल को अगर कुछ हो जाता, सफोकेशन से कुछ बड़ा हो जाता, तो क्या वो जिम्मेदार इस जिम्मेदारियों का बोझ उठा पाते? नहीं। लेकिन वही है कि झांसी जैसा कांड हो तब जिम्मेदार जागते हैं, या ऐसा कुछ हो तब जिम्मेदार जागते हैं। हमारे खबर दिखाने का मतलब, खबर करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जिला अस्पताल महिला चले जाइए अखंड, वहां पे आपको लिफ्ट कभी भी चालू नहीं मिलेगी। आप तमीरदार हो, आप पेशेंट हो, नहीं, वहां बंद है, स्टाफ वाली लिफ्ट प्रॉपर चलेगी, लेकिन तमीरदार और जो पेशेंट के लिए लगाई गई है वो चलेगी नहीं। निकाल के रख देना, बंद मिलेगी, कर दे, उसको निकाल करके रख दे। महकमे का जो कोई वहां पर बड़ा जो अस्पताल स्टोर रूम हो तो लिफ्ट निकलवाए, और उसको निकलवा करके वहां स्टोर रूम में रखवा दे, कह दे कि लिफ्ट जो है चलने के लिए नहीं है, यहाँ के स्टाफ के लिए यहाँ पर उपलब्ध है लिफ्ट। यहाँ पर जो आम आदमी पेशेंट आता है, तीमारदार आते हैं, उनके साथ के जो लोग आते हैं, उनके लिए लिफ्ट नहीं है, उसको स्टोर रूम में रखवा दे। क्या के लिए वहां प्रदर्शनी लगा रखी जब अगर चलने के लिए है नहीं? जब मीडिया ने उनसे बात करी तो उनका कहा था अरे नहीं, कुछ मिनट के लिए खराब थी और वो फिर वापस से सही हो गई। ये ऐसी जिम्मेदारियां निभाते हैं। शायद अगर मैं वही कहता हूँ सर कि शायद आप अपने मुंह से वो बोल रहा है कि 1 घंटे तक हम लिफ्ट में फंसे हुए हैं, उसको क्या शौक लगा है क्या किसको बताने के लिए कि वो 1 घंटे तक तो वो बताएगा कि मुझे कोई शौक है, मैं कहीं मॉल में घूमने आया हूँ या कहीं पार्क में आया हूँ कि मैं 1 घंटे तक वहां पर घूम रहा था आराम से? अरे फंसा हुआ है, कम से कम उनकी संवेदना तो समझो। कोई घटना घट जाती तो कौन जिम्मेदार होता? उसको भी समझ में नहीं आता क्या? आपको कोई जो बोल रहा है उसकी बात भी समझ में नहीं आती? इस पे डीएम रायबरेली से भी बात होगी, और जो इसके और प्रशासनिक हैं उनसे भी बात होगी, और ये घटनाएं जो हुई हैं शायद इस घटना से एक सीख हम ले सकते हैं कि ये घटना छोटी रही और सफोकेशन नहीं हुआ, समय पे बनी, और पेशेंट और तमीरदार दोनों बाहर आए, सब सही सलामत रहा। लेकिन ऐसे ही लोग, ऐसी ही घटनाएं एक बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। मेरे इस खबर का करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में एक ऐसी घटना ना घटे जिससे रायबरेली जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल में हाहाकार मचे, और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से नहीं करते नजर आते हैं। उनके ऊपर जब बीतती है तभी वो आती है। तो किसी ये कहता है कि
सी चूक, छोटी सी लापरवाही एक बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो जाती है, और ये छोटी सी चूक बड़ी लापरवाही होती है अगर, और इसमें किसी दुर्घटना या कहते किसी की जान चली जाती, तो शायद एक खाना पूर्ति होती, इनके ऊपर कार्रवाई होती और मौज मस्ती के साथ 2-4 दिन में लोग भूल जाते। लेकिन फिलहाल इन अधिकारियों को, जैसे कि जिम्मेदार है, ये अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल भी नहीं निभाते और गैर जिम्मेदाराना इनका रवैया है। यही कारण है कि वहां पर 1 घंटे तक फंसने के बाद आप केवल बात कह रहे हैं कि कुछ मिनटों के लिए लिफ्ट फंसी हुई थी। कम से कम एक्सेप्ट कर लेते, हो सकता कोई तकनीकी खामी हो, तमाम वहां पर उपाय किए बिल्कुल जाते, लेकिन इस बिल्कुल तरीके की अव्यवस्था ना, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए था। कन्नी काटने से नहीं होगा कि आपने कन्नी काट ली, कि आपने बोल दिया कि हाँ भैया हो गई, छोटी सी गलती थी, ठीक हो गया। जब आदमी वहां पर खड़े होकर के बता रहा है, अपना दर्द बयां कर रहा है कि 1 घंटे से लिफ्ट में फंसे, उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सवाल खड़े होंगे। और आप ही की वजह से प्रदेश में जो विपक्ष है, या फिर कहे तमाम जो लोग हैं, वो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े करता है सरकार पर। और देखा है किस तरीके से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा अपने अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं कि आप लोगों की वजह से हमें बदनामी झेलनी पड़ रही है, और बोल भी रहे हैं क्या आपने किसी से सुपारी नहीं रखी है, बदनाम कर दी। तो तमाम ऐसी चीजें, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी कई सवाल खड़े होंगे, लेकिन इंटरव्यू खबर बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी नहीं है। एक छोटी सी चूक बहुत बड़ी जी लापरवाही बन सकती है, और इस लापरवाही से किसी की जान भी जा बिल्कुल सकती है। तमाम जिले के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, सीएमओ हैं, इनको कोई ना कोई एक्शन, इन तमाम जो वहां पर जिम्मेदार लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपके से कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल लखन, देखिए प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं और दोनों महत्वपूर्ण खबरें होती हैं। और पहली बात तो होना चाहिए पुलिस विभाग में। देखिए लगातार हम लोगों ने बताया, उठाया सवाल कि पुलिस विभाग प्रतापगढ़ का कैसा चल रहा है, लेकिन एक एक्शन मूड कल देखने को मिला और सबसे अच्छा एक्शन मूड देखने को मिला। वजह और काम साफ तौर पे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक का देखने को मिला। मेरे पास वो एप्लीकेशन, मेरे पास वो ऑडियो, मेरे पास वो विजुअल, मेरे पास वो प्रार्थना पत्र पीड़ित का, सब कुछ है मेरे पास। और फिलहाल प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, सोचिए पूरी की पूरी जांच की, 10 दिनों तक जांच की, थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन जांच में सत्यता उन्होंने पाया और एक दरोगा को जेल भेजने का काम किया। होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि लगातार प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। जिस तरीके से 21 तारीख दिन सोमवार को दिन दहाड़े पट्टी इलाके में एक घटना को अंजाम दिया गया, आप भी देखे और सुने ही होंगे। उसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल निशान, एक मुकदमा था जो फर्जी तौर पे लिखा गया था महेशगंज थाना के अंतर्गत। उसमें जो आरोपी था, जब वो दरोगा के पास पहुंचता है तो उससे दरोगा से कहता है कि पूरा का पूरा मुकदमा फर्जी है। तो दरोगा उससे जो है 20,000 रुपए की डिमांड करता है। 21 मिनट का ऑडियो, 48 सेकंड का वीडियो, पैसा लेते हुए बकायदा उनसे मांग की जा रही है। पीड़ित ने डर के कारण 5,000 रुपए दे देता है। एफआईआर लगाने का 20,000 रुपए जितेंद्र सिंह उप निरीक्षक जो है वो मांग रहे थे। उसी थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसी थाने में दरोगा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ और उसको प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने जेल भेजने का काम किया है। बहुत ही अच्छा काम रहा, क्योंकि एक पुलिस महकमे में कल से हड़कंप मच गई है कि जांच हुई और जांच के बाद दरोगा को ही जेल भेज दिया गया। तो हर एक सिपाही से लेकर के, चाहे वो होमगार्ड हो, होमगार्ड से लेकर के उच्च अधिकारियों तक में एक मिसाल पैदा की गई कि आप अगर इन सब गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगे तो आपके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हड़कंप के बाद अब थोड़ा सा महकमा डरा हुआ है कि अब किसके ऊपर गाज गिरती है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस सूत्र हमारे बता रहे हैं, जब ये कल पूरी की पूरी खबर निकल के आई तो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि शायद एसओ के ऊपर भी गाज गिर सकती है, क्योंकि उस 20,000 में हो सकता है कि एसओ का भी कुछ ना कुछ हिस्सा हो। पुलिस अधीक्षक उसकी भी जांच करवा रहे हैं और बकायदा साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी उसी मुकदमे में उनका नाम बढ़ा के उनको भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। एक अलग जांच उनकी अलग से चल रही है और फिलहाल उसमें थोड़ा सा समय है। तो अब दूसरी खबर की बात करते हैं। पहली संग्रामगढ़ खबर थाना पे आते हैं अंतर्गत बिल्कुल पहली खबर इतनी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि प्रतापगढ़ में पुलिसिंग के ऊपर तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन एक वीडियो आता है, वीडियो में जिस तरीके से पैसे की बात की जाती है और
जिस तरीके से रिश्वतखोरी, घूसखोरी के चक्कर में लोग बेगुनाहों को भी फंसाने में पीछे नहीं हटते, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है। आप एक तरीके से जांच अधिकारी हैं आप, और आप किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए या फिर उसका नाम हटाने के लिए किसी से भी आरोपी या आरोपी से पैसा ले लें उसका नाम हटाने के लिए, या फिर किसी बेगुनाह को फंसाने के लिए उसका नाम काटने के लिए पैसा ले लें। प्रतापगढ़ जिले के जो कप्तान हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की, बहुत शानदार कार्रवाई है। इनके लिए जितनी भी तारीफ इसके लिए उनकी की जाए बहुत कम है, क्योंकि एक दरोगा को जेल भेजना बहुत छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। क्योंकि तमाम ऐसे लोगों को, जो तमाम प्रतापगढ़ के जो वहां पर जो पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो दरोगा है, उनके मन में भय आएगा कि आखिरकार कप्तान साहब जो हैं वो किसी भी गलत चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे और हमारे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। और जरूरी भी है, क्योंकि अगर महकमे के ऐसे लोग इस तरीके से नाम काटने और नाम डालने के लिए पैसे की डिमांड करेंगे, एफआईआर लगाने के लिए डिमांड करेंगे, तो इसमें जो संलिप्तता आपने बताई है ज्ञानेंद्र, बहुत बड़ी बात है कि हो सकता हो एसओ की भी भूमिका की जांच की जा रही है। तो कहीं अगर उनकी भूमिका निकलती है तो ये जरूर होना चाहिए कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होती, जो भी लोग हो, एसओ नहीं, अगर नहीं ऐसा नहीं, कभी कभी एक शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने उसके विरुद्ध कायम मुकदमे में उसका नाम निकालने के एवज में पैसे की मांग की है। इस संबंध में साक्ष्य के रूप में एक ऑडियो एवं वीडियो भी दिया गया, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की गई। जांचोपरांत उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है एवं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्रवाई की गई है। बहुत जरूरी है, ऐसी कार्रवाई एक नजीर बनती है, क्योंकि अगर लोग डरेंगे, जो तमाम जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके मन में भय व्याप्त होगा कि अगर वो इस तरीके से कोई काम करते हैं, पैसा लेते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अखंड बिल्कुल। देखिए, आपको पता है कि सीओ सदर एडिशनल संजय राय साहब थे, ये साफ तौर पर कह रहे थे कि सदर के द्वारा ये जांच की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जांच तो सीओ सदर को दी गई थी, करिश्मा गुप्ता थी, लेकिन एक जांच उसी जांच का एक पहलू और चल रहा था कुंडा में, जो कि अमरनाथ गुप्ता जी हैं, वो भी एक अलग पहलू से जांच कर रहे थे कि इसमें कितनी और सच्चाई है। जो ऑडियो है उसकी वो पूरी की पूरी ऑडियो एनालिसिस कर रहे थे, वीडियो को देख रहे थे, उनके साथ साथ कौन है, एक एक सेकंड, एक एक मूवमेंट का वीडियो चेक हो रहा था। तो सोचिए, दो सीओ जांच कर रहे थे। देखिए, डिपार्टमेंटल मामला था, बहुत ही सोच समझ के कार्रवाई करनी थी। अगर सत्यता है तो कार्रवाई भी करनी है, कोई उसे दबाना नहीं है पूरे मामले को। सोचिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने 20,000 रुपए की मांग की थी। 20,000 डरे सहमे से 5,000 रुपए की व्यवस्था करता है, जो धर्मेंद्र कुमार पुष्पाकर है, 5,000 रुपए की व्यवस्था करता है, 5,000 रुपए उसे निरीक्षक को दे भी देता है, लेकिन तब भी चार्जशीटेड कर दिया जाता है। तो वो थोड़ा सा डर है सहमा, और बहुत ही बड़ा मुकदमा नहीं था। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि बहुत मारपीट का बहुत छोटा सा मुकदमा था, लेकिन दबाव लगातार बनाए जा रहे थे। तो वो पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाता है एक न्याय के रूप में, और उसे न्याय भी मिलता है। अब फिलहाल जो उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया था, ये भी बताया जा रहा है कि उसकी भी निष्पक्ष जांच होगी। अगर ये मुकदमा फर्जी है तो उसमें एफआईआर लगाई जाएगी, अगर ये मुकदमा फर्जी नहीं है तो उसमें चार्जशीटेड जो गई है वो चार्जशीटेड ही रहेगी। तो उसकी भी एक जांच की जा रही है। लेकिन धर्मेंद्र कुमार पुष्पाकर से मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो वहां के लोकल पत्रकार हैं, ये भी कह रहे हैं कि उसके पास सारे साक्ष्य है कि उस दिन वो इस जिले में नहीं था। तो अगर वो नहीं है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया, तो अनिल कुमार साहब का कहना है कि सीधी सी बात है, उसमें एफआईआर होगी, और जिन्होंने इस मुकदमे के लिए आदेश दिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी अभी कौन कौन बचा है, इस किसके किसके ऊपर गाज गिरती है। बड़ी कार्रवाई है, ये देखा गया था आज से 2021 में, जब कोरोना काल था, बागराय थाना था, तो वहां पे भी 2 सिपाही, 1 दरोगा, तब अनुराग आरएसपी थे यहाँ पे, उन्होंने भी ऐसे ही 2 सिपाही 1 दरोगा को जेल भेजा था, सिर्फ आरोप के कारण। और तब भी ऐसे पुलिस महकमे में हड़कंप सा मचा था, और वही रूप डॉक्टर अनिल कुमार का फिर से दिखा है, और 1 दरोगा को जेल भेजने का काम किया है। अभी गांच गिरना बाकी है। एक दरोगा ही नहीं,
अभी जिन्होंने इस मुकदमे को लिखवाया है, इस पर पूरी पहलुओं की जांच की जा रही है। दोषियों को लगाया गया है जांच करने के लिए। तो अभी जांच जारी है। अभी देखना है कि किस किस के ऊपर गाज गिरना बाकी है। अखंड। बिल्कुल गाज गिरनी चाहिए, जो लोग भी जिनकी भी संलिप्तता है ज्ञानेंद्र, उनकी उस संलिप्तता में उनके ऊपर गाज गिरनी चाहिए। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहां पर फर्जी मुकदमों की बात होती है, लोगों को फंसाने की बात होती है, उनके नाम बाहर निकालने के लिए उनसे पैसों की डिमांड होती है। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही नजारा था जिसकी वजह से जो सलाखों के पीछे लोगों को डालते थे वो खुद सलाखों के पीछे पहुंच गए। तो ऐसे में एक बहुत अच्छी कार्रवाई है महकमे के लिए, पुलिस महकमे के लिए, और लोगों के मन में भय होगा। जो तमाम ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो घूस से अपना परिवार अपना पेट पालते हैं, उनको समझ में आएगा कि ये घूस उनके लिए एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी असल जी आज हम बताना चाहेंगे, आज हम जिस रोड पे खड़े हैं, ये हरदोई से बिलग्राम रोड जाती हुई सड़क है। यहाँ पे हजारों में लाखों कांवड़िया जाते हैं और इसी रोड पर जो है राजघाट भी है और मेहंदी घाट भी है। कांवड़िया वहाँ से जल लेते हैं और अपने अपने गंतव्य पर जाकर वहाँ पर जो है महादेव जी का अभिषेक करते हैं। अगर हम बात करें जो योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री है, उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी कि जितने भी जूस वाले हों, चाहे वो किसी बतासे वाले हो, वो अपनी अपनी दुकानों पर QR कोड लगाएंगे या अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। लेकिन आज मैं हरदोई से सीधा चौरा तक आया हूँ, तो कई जगह पर हमको कुछ तो QR कोड लगे मिले, कुछ तो मैं 80% दुकानें ऐसी मिली हैं जिन्हें न तो QR कोड लगा हुआ था और न तो वहाँ पर नेम प्लेट लगाई गई थी। और यहाँ पर जो जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पर अभी जब पहुंचे तो यहाँ पर पुलिस रास्ता तो सही थी, पुलिस राउंड भी कर रही थी, लेकिन कहीं ये एक लापरवाही देखने को सामने मिल रही है कि जिनके स्वच्छता को लेकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो बात कर रहे हैं, उसी को लेकर यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जो QR कोड नहीं लगाए हैं। इससे कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। जी अगर आदर्श, क्या प्रदेश के मुखिया का आदेश ही पालन कराने में असमर्थ हो रहे हैं क्या? जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, क्या वो प्रदेश के मुखिया जो आदेश देते हैं उसको क्या उसका पालन कराने में भी उनको असमर्थता जाहिर हो रही है क्या? कि अगर आप बता रहे हैं कि वहां पर इतने सारे लोगों ने, बड़ी तादाद में लोगों ने वहां पर QR कोड नहीं लगाए हैं, तो क्या खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, मुखिया आएंगे क्या हर जगह जाकर के QR कोड को चेक करेंगे? आप क्या कर रहे हैं फिर? कर क्या रहे हैं आप? जी आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी क्या है? केवल और केवल क्या खाना पूर्ति करने के लिए बैठे हैं वहां पर? अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके के आदेश या बात करता है तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या कि उसको चेक किया जाए, क्या खुद आकर के वो चेक करेंगे? अगर ये बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, अगर अधिकारी की बात करें तो अधिकारी की वाकई लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। QR कोड तो लगाना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर QR कोड मैंने कई अभी दुकानों को चेक किया, कई ठेले लगे, लेकिन QR कोड ना तो QR कोड लगा हुआ ना नेम प्लेट लगाई गई है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हाँ, तो आराम से अपने देखिए, उन कुछ अधिकारियों के नेम प्लेट तो उनके यहाँ पर लगे होते हैं ना, या उनके नेम प्लेट उनके जो ऑफिसेस के बाहर लगे होते हैं वहां पर लगे होते हैं। तो वो दूसरे को सोचते हैं कि यार कम से कम जो जिम्मेदारी मिली है, तमाम कुछ सोच समझ के ही प्रदेश इस तरीके से वहां पर आदेश दिए हैं, तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीजों को चेक किया जाए। कल की डेट में कोई बवाल या कोई बात होती है तो उस पर सवाल खड़े होंगे, और हम लोग सवाल वही उठाते हैं जो सवाल दिखते हैं, जो जमीन पर होते हैं। जमीनी हकीकत वही हम बताते हैं। आदर्श भी वही कर रहे हैं कि वहां पर अगर उस रूट पर लोग जा रहे हैं और वहां पर इस तरीके का आदेश निर्देश मिला हुआ है, तो क्यों नहीं वहां पर QR कोड है? और अगर नहीं है, जिसकी गलती है, उनको कम से कम एक बार बोल तो सकते हैं कि भैया अपने आप शॉप पर या जो भी चीजें हैं अपने प्रतिष्ठान पे QR कोड लगाएं। अगर नहीं लगा रहे तो गलती है उन लापरवाह लोगों के खिलाफ, जिसकी भी जिम्मेदारी है, इस सम, वो पता करना चाहिए। आपने क्या किसी जिम्मेदारी से पूछा था आदर्श, क्या उनकी तरफ से कहा गया इस पूरे मामले में? जी फिर से रिपीट कीजिए, क्या कह रहे हैं? क्या आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी से, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है वहां पर, उससे आपने पूछा या जिला कप्तान से पूछा कि क्या इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, या जिला अधिकारी से पूछा इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही, क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर? जी अगर जी मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक एसडीएम साहब से मैंने ऑफिस में जाके एक खबर मैंने पूछा था कि आपके तहसील में ना तहसीलदार आए हैं ना कानून वो आए। उन्होंने एक तरह पत्रकारों से कर दिया था कि हम उन्हीं को बाइट देंगे जो मान्यता प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पत्रकारों की, यहाँ पर अधिकारी कुछ बाइट देना ही नहीं चाहते हैं, उन पर भी एक लगाम लगानी चाहिए कि अगर कोई एक्चुअली केवल दिक्कत है ना पत्रकार कि आदर्श प्रशंसा चाहते हैं, और बहुत सारे जी ऐसे जो साथी पत्रकार हैं, जो आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, सवाल करते हैं, जो चुपते हुए सवाल हैं,
उन चुभते हुए सवालों का जवाब ही नहीं उनके पास है, तो क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने फहरिस्त बना रखी होगी, एक लिस्ट बना रखी होगी उन चुनिंदा लोगों की, जो उनसे उनके मुताबिक, मन मुताबिक सवाल पूछे और केवल उनको चमकाया जाए। फिलहाल आईबीसी और आईबीसी के जितने भी हमारे जो धाकड़ पत्रकार हैं, उनका एक ही काम है, वो जनता से जुड़े हुए सवालों को जरूर उठाएंगे और पूछेंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड पर जा करके पूछते हैं। हमको कोई आपके मन पसंदीदा सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम कोई लिस्ट बना करके नहीं आए कि पसंदीदा सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन इतना जरूर है जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं वो आपसे जरूर उठाएंगे। आप बाइट देना चाहें ना देना चाहें, आप अपनी फहरिस्त में हमें शामिल करें ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाना और तह तक जाना, और हम तह तक जाते हैं कि आखिरकार क्या कमियां हैं, क्या अधिकारी किस चीज को छिपा रहे हैं, ये तमाम चीजें लेकर के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अगर तमाम ये जानकारी के लिए। अगर ये बताइए। जबकि हम मैं हरदोई से शिमला तक के बीच में करीब यार 14 किलोमीटर की दूरी पर इस मौके पर खड़े हैं, और ये रोड जो है सबसे ज्यादा बिलग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग है, और यही हरदोई से बिलग्राम होते कई यार राजा मेहंदी घाट है, लेकिन ये कहीं बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर बाढ़ कोड को लेकर। बिल्कुल जी अगर समस्या है, बिल्कुल एक बार फिर से पूछिएगा। आखिरकार जवाब तो, ये सवाल तो है ही और इस सवाल का जवाब भी जानना चाहिए। आप आईबीसी पूछ रहा है आपसे, तो इस सवाल का कम से कम जवाब दीजिए आप, जरूरी है। और जो कार्रवाई करनी है, जो उचित कार्रवाई, उसको जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? इमरान, आवाज आ रही है आपको? अगर आवाज आ रही है मेरे को, लेकिन अभी जो है कैमरा ऊपर हो गया। बताइए, आप बताइए, खबर बताइए। इमरान से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक एक खबर और भी बता देते हैं कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अपना एक अलग दल बना चुके हैं, 8 छोटे छोटे दलों को मिला करके उन्होंने एक अलग से अपना मोर्चा बनाया हुआ है और उन्होंने खुद को अपना सीएम उम्मीदवार भी घोषित कर रखा है। उन्होंने कांवड़ियों को लेकर के एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने आज उनके आवास पर बुद्धि शुद्धिकरण के लिए वहां पर पहुंचे थे और वो लोग उनके घर पर पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले वहां पर पुलिस मुस्तैद थी और तमाम जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग थे, कार्यकर्ता थे, वहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और जो उन्होंने बोला कि विवादित टिप्पणी की है उसके लिए वो माफी मांगे। अपमानजनक शब्द, सनातन का अपमान करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। इस तरीके के तमाम जो नारे थे वो वहां पर लगा रहे थे, लेकिन पुलिस पहले ही उनको भनक लग चुकी थी। पुलिस वहां पर पहले से मुस्तैद थी और उसके बाद जो वहां पर कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंचे थे, उनको वहां से इको गार्डन भेजने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रियों को लेकर के, कांवड़ियों को लेकर के तमाम जो दल हैं, राजनेता है, वो बयानबाजी कर रहे हैं। उसी क्रम में गुंडे माफिया, कांवड़ियों को गुंडे माफिया की उपाधि दी थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसको लेकर के जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने आज वहां पर उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया और बुद्धि शुद्धिकरण के लिए वहां पर गंगा जल के साथ पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने वहां पर मुस्तैदी दिखाते हुए इन तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से इको गार्डन भेजने का काम किया। अब मैं हमारे साथ एक बार फिर से इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, ये मामला कल का है। कल एक छोटी सी मामूली सी बात को लेकर बच्चे बच्चे में कहा सुनी होती है, लेकिन वो मामला इतना बड़ा हो जाता है कि मामला बढ़ते बढ़ते बड़ों में ईंट पत्थर और डंडे लाठी डंडे चल जाते हैं। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष के जो है 3 लोग घायल हुए, जिसमें से इलाज के दौरान एक की मौत हो जाती है। और मौत के बाद जो है, जैसे ही खबर उसके परिजनों को लगी कि परिवार में से एक लोग की मौत हो गई, तो परिवार में कोहराम मच जाता है। और जो आरोपी है, आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन पुलिस कह रही है, पुलिस ने आनंद फानंद में मुकदमा तो लिख दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जी फ्रेंड। इमरान, इस तरीके से आपसी विवाद के चक्कर में लोग ना सिर्फ घायल हो गए, बल्कि एक युवक की जान चली गई, आरोपी फरार है। सबसे बड़ी बात है, आपसी विवाद एक इस तरीके का, जो कहते हैं ना कि लोग एक दूसरे की हत्या तक कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस तब तक पहुंचेगी तब तक इस तरह की घटना घट जाती है। आरोपी ने घटना को अंजाम दिया और वो फरार हो गए, लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो अपने आप समाज में एक इस तरीके के समाज में जो कहते हैं कि गलत काम करने को, या कहते हैं कि लोगों के मन में रोष इतना उत्पन्न हो चुका है कि लोग छोटी छोटी मामूली सी बात में, बच्चों की बात में आपसी रंजिश बना बैठते हैं और रंजिश में इस तरीके की एक दूसरे की हत्या पे आमादा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये जो घटना है, हत्या भी कर देते हैं। फिलहाल क्या आरोपी के बारे में कुछ पुलिस पता कर पाई है, इमरान? देखिए, अगर पुलिस का साफ तौर से कहना है कि हमने टीमें लगा दी है, और जो इसमें लोग थे जिनकी नामजद रिपोर्ट हुई है,
उनको तो गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जो अज्ञात वहां पर आसपास खड़े हुए थे उन लोगों के भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के जो हाथ खाली नजर आ रहे हैं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जी हाँ बिल्कुल इमरान, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल टीमें गठित कर दी गई। अब की टीम कितने दिन में उस आरोपी को गिरफ्तार करती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमने राजधानी लखनऊ में भी देखा है कि एक बहुत पुरानी रंजिश को लेकर के एक नारियल पानी बेचने वाले को मौत के घाट उतार दिया जाता है और दो परिवारों के बीच की ही लड़ाई थी। एक परिवार घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट भी हो जाता है, लेकिन एकमात्र कमाने वाले लाल, जिसमें 2 बच्चे थे, उसके एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था और उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब हत्या आरोपियों तक पहुंचती है तो निकल करके सामने आता है कि एक पुरानी रंजिश में 2 परिवारों की जो लड़ाई हुई थी, उसमें ये पूरा का पूरा बदला लिया गया है। तो फिलहाल ये बदले की भावना की जो कहानी है, बहुत बड़ा रूप ले लेती है कि लोग ये कुंठा या मन में क्रोध पाले बैठते हैं और आगे चल करके अंजाम दे देते हैं। और कुछ ऐसी घटना इमरान बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पर आपसी छोटे से विवाद ने इतना बड़ा तूल पकड़ लिया कि एक युवक की हत्या हो जाती है। फिलहाल लोगों को सोच समझ करके कोई कदम उठानी चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो क्षणिक होता है और क्षण भर के इस गुस्से में एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जो आपको ताउम्र परेशान करेगी और हो सकता है कि आप ताउम्र सलाखों के पीछे भी रहें। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इमरान, क्योंकि महत्वपूर्ण खबर आपने बताई है। क्योंकि इस तरीके से छोटे से विवाद में लोग किस तरीके से एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, ये खबर साफ तौर पर बयां करती है कि कुछ छोटे से विवाद ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और युवक की एक जान चली गई। फिलहाल पुलिस टीम गठित कर दी गई है और आरोपी की तलाश में देखते हैं कि पुलिस उस आरोपी तक कब तक पहुंच पाती है। एक और खबर आपको बता दें कि खबर महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि छांगुर बाबा से जुड़ी हुई है। वही छांगुर जो कि धर्मांतरण का रैकेट चलाता था और एटीएस की गिरफ्त में है। ईडी अब उसको रिमांड पर लेने वाली है। तमाम एटीएस ने भी रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की थी और अब ईडी उसको रिमांड पर लेगी और उससे तमाम सवाल करेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि वो फंडिंग कहाँ से आती थी, कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं, किसने उनको फंड प्रोवाइड कराए थे, कहाँ से वो फंड आते थे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब ईडी छांगुर बाबा से पूछेगी और उन सवालों के जवाब भी जानेगी कि आखिर कहाँ कहाँ से कौन कौन से कनेक्शन है, क्या इस फंड का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में भी किया जाता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब ईडी रिमांड पर लेने के बाद उससे सवाल करेगी। इसमें एक महत्वपूर्ण खबर ये निकल करके आ रही है कि 2019 में एक घटना घटी थी जिसमें एक पीड़ित थी, उसने जाकर के वहां पर मेरठ सिविल लाइन में एक मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर जो इंस्पेक्टर था, जो समय का थाना प्रभारी था, उसने मुकदमा नहीं लिखा बल्कि पीड़िता पर ही धमकाया और मुंह बंद करने की हिदायत दी थी। उसका करेक्शन निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बाद अब वहां पर गाजियाबाद के जो कमिश्नर, उन्होंने उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है और कार्रवाई के बाद उसको सस्पेंड कर दिया है। उसकी भी जांच की जा रही है। तो तमाम ऐसे लोग हैं, पुलिस इंस्पेक्टर है वो, और तमाम ऐसे लोग हैं जो छांगुर के करीबी हैं या जो सहयोग करते थे, उनकी भी संलिप्तता या उनके बारे में भी जो जानकारी मिल रही है, उसको कनेक्ट करते हुए उन तमाम लोगों के भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है यूपी पुलिस और एटीएस की। तमाम ऐसे नाम सामने आए हैं जब छांगुर से पूछताछ हुई कौन कौन से उनके सहयोगी हैं, किन किन को किसने उनको मदद की है, तो तमाम ऐसे लोगों की भी तलाश में पुलिस जुट गई है और ऐसे लोगों की गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा रैकेट था छांगुर बाबा का, 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग थी। फेरी लगाने वाला व्यक्ति कुछ ही वर्षों में एक बड़ा काला साम्राज्य बना लेता है, बड़ी सी आलीशान कोठी बना लेता है, महंगी महंगी गाड़ियां रखता है। सबको समझ में नहीं आता यहाँ पर कि बहुत सी ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि बहुत बड़ा धर्मांतरण का रैकेट छांगुर बाबा चला रहा था अपने सहयोगियों के माध्यम से। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।